हेलो प्यारे बच्चों, मैं आदर्श त्रिपाठी आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ एनर्जी कंजर्वेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप सबको पता है कि सेकेंड ईयर का कॉमन सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन तथा अल्टरनेटिंग करंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उनकी वर्किंग कैसी होती है, कौन कौन से फार्मूला हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि कैसे होती है तथा इस ऊर्जा हानि को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर, जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रांसफार्मर जैसा कि नाम में ही दिया हुआ है ट्रांसफार्म करना, या तो ये किसी चीज़ की वैल्यू को बढ़ाएगा या तो ये किसी चीज़ की वैल्यू को घटाएगा। किसी चीज़ का मतलब यहाँ से वोल्टेज से है। बेसिकली हम एसी वोल्टेज बोलते हैं। एसी वोल्टेज की वैल्यू को या तो ये कम करेगा या तो एसी वोल्टेज की वैल्यू को ये बढ़ाएगा। अ डिवाइस विच कैन ट्रांसफार्म एन एसी वोल्टेज इज़ नोन एज ट्रांसफार्मर। अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर तथा दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उन ट्रांसफार्मर्स को बोला जाता है जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होते हैं तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उन ट्रांसफार्मर को बोला जाता है जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट होते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि कैसे हम किसी ट्रांसफार्मर को देख के समझ सकते हैं कि यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बेसिकली गली नुक्कड़ चौराहे पर जितने भी ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलते हैं वो सब के सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जबकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमें सिर्फ पावर स्टेशंस पर ही देखने को मिलते हैं। चूँकि एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन तक जो वोल्टेज की सप्लाई होती है वो बहुत ही हाई वोल्टेज होता है। जैसा कि आपने देखा होगा या जनरली लोगों को कहते हुए सुना होगा कि 11,000 वोल्ट की लाइट जा रही है, 33,000 वोल्ट की लाइट जा रही है। ये लाइटें एक पावर स्टेशन पे से दूसरे पावर स्टेशन तक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से जाती हैं, जबकि बीच में लोकल एरियाज़ में गली नुक्कड़ चौराहे पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। और इन्हीं 11,000 और 33,000 वोल्ट की जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं हाई वोल्टेज की, उनसे अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट होके लो वोल्टेज को हमारे घरों तक सप्लाई देता है जितनी हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक पार्ट होता है। म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली अगर समझाया जाए तो आप कह सकते हैं कि अगर दो कॉइल्स हैं हमारे पास, मानते हैं किसी एक कॉइल को प्राइमरी और दूसरे वाले को सेकेंडरी कॉइल मान लेते हैं, तो दो कॉइल्स में से अगर किसी एक कॉइल में करंट की वैल्यू को हम कम या ज़्यादा करें तो सेकेंडरी कॉइल या दूसरे वाले कॉइल में ऑटोमेटिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि यदि प्राइमरी कॉइल में करंट की मात्रा ग्रोथ कर रही है या डीके कर रही है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट ऑटोमेटिक इंड्यूस हो जाएगा। दैट्स नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, और इसी प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन इसका कैसे बड़ा ही सिंपल होता है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 फिजिक्स के बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि एक कोर मटेरियल होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ होता है। उसके दोनों तरफ कुंडलियों के तार लपेटे हुए होते हैं। एक तरफ कॉइल्स की संख्या कम होती है तथा दूसरी तरफ कॉइल्स की संख्या ज़्यादा होती है। ये कम और ज़्यादा होना किसी बात पर निर्भर करता है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर किसी एक हिस्से को हम प्राइमरी कॉइल माने तो दूसरा हिस्सा सेकेंडरी कॉइल कहलाएगा। प्राइमरी कॉइल्स में जितने भी नंबर ऑफ़ कॉइल्स होंगे उनको NP से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ़ प्राइमरी कॉइल, तथा सेकेंडरी कॉइल में जितने भी नंबर ऑफ़ कॉइल्स होंगे उनको NS से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ़ सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से इनपुट वोल्टेज दिया जाता है तथा सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाता है। ये इसका एक बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि प्राइमरी कॉइल से इनपुट वोल्टेज कनेक्ट है। अगर इस इनपुट वोल्टेज को हम प्राइमरी कॉइल्स में देते हैं तो सिंपल सी भाषा में कहा जाए करंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज दिए यानी कि करंट इंड्यूस हुआ प्राइमरी कॉइल में।
इस करंट इंड्यूस को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यह एक सोलेनॉइड की तरह आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सोलेनॉइड क्या होते हैं? सोलेनॉइड आपने पढ़ा था कि क्लोज्ड कॉइल्स अगर हैं हमारी और उनमें करंट को प्रवाहित किया जाए तो उस रास्ते से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी। जी हाँ, उसी मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे जनरेट हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, इनपुट वोल्टेज दिया गया जिससे करंट इंड्यूस हुआ और वहाँ पे उस कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी जनरेट हुई है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है, कैपिटल B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई होता है। जहाँ अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या ये करंट जो यहाँ से हमें दिया गया है इनपुट वोल्टेज के माध्यम से, ये अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा था, बढ़ा रहा था, घटा रहा था या कांस्टेंट रह रहा था, तो आप क्या बोलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये इसकी वैल्यू को घटा बढ़ा रहा था जबकि कांस्टेंट नहीं था। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मालूम है कि अल्टरनेटली ये कंटिन्यूअसली करंट की वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो जब करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसकी वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज होगी। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा क्योंकि B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई होता है। अगर I की वैल्यू वेरी कर रही है तो B की वैल्यू भी वेरी करेगी। ठीक, अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड से क्या चीज़ जनरेट हुई? चेंज। आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड में लगातार चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या चीज़ जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स तो यही होता था ना कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज ए मैग्नेटिक फ्लक्स। जी हाँ, बिल्कुल, इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते थे। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ से कहानी चेंज हो गई। यहाँ से कहानी चेंज हो गई। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करता है, ये बताया था फैराडे ने। फैराडे ला यही कहता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू इंड्यूस ईएमएफ। ठीक, तो अभी तक की कहानी जो थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। स्टार्टिंग से मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज दिया गया, उस वोल्टेज से करंट जनरेट हुआ। उस करंट से कॉइल्स में जब करंट प्रवाहित होने लगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हुआ, आपने कंस्ट्रक्शन में नीचे देखा है, लिखा हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का क्या मतलब है? सॉफ्ट आयरन कोर का यहाँ मतलब है कि सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने चारों तरफ के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को जकड़ कर रखता है, पकड़ कर रखता है, ज़्यादा दूर नहीं जाने देता है। इसीलिए इसके जो कोर हैं वो सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो जब हमारे कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी तो वो मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर भागने की कोशिश करती, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से वो कहीं भाग नहीं पाई और प्राइमरी से निकल कर वही मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेकेंडरी कॉइल्स में आई और सेकेंडरी कॉइल से दोबारा प्राइमरी में आई और एक क्लोज्ड लूप बना लिया। यही क्लोज्ड लूप आगे चलकर मैग्नेटिक फ्लक्स का रूप ले लिया। जी हाँ, अब यही मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जब बार बार चेंज हो रहा था, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा वेरिएबल था इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा वेरिएबल होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए। तो अगर हम माने कि कॉइल्स के किसी एक कॉइल की बात करें, केवल दोनों तरफ के प्राइमरी का एक कॉइल और सेकेंडरी के एक कॉइल की बात करें तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी के एक कॉइल से पास हुई, क्या वही पूरी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के एक कॉइल में चली गई? जी हाँ, लेकिन कब? जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चलें तब। ठीक, अगर हम माने कि ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी कॉइल से पास होने वाली सारी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस मैं सेकेंडरी कॉइल्स के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पास हो गई। हाँ बिल्कुल, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे में पास होते हुए एक क्लोज सरफेस बना के मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर दी। इन्हीं मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कहें कि फाई इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू फाई इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी, क्या यह बात सत्य है?
जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि फाई का फार्मूला अभी हमने आपको बताया बी इंटू ए होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एक कॉइल के लिए दोनों सिरों में बराबर है और यह माना जाए कि प्राइमरी के किसी एक कॉइल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेकेंडरी के एक कॉइल के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि फाई किसी एक कॉइल के लिए बी इंटू ए का मान सेकेंडरी के किसी एक कॉइल के लिए फाई इक्वल टू बी इंटू ए के मान के बराबर होगा। अतः हम बोल सकते हैं फाई इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू फाई इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू फाई। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल निकालना हो, तो चूंकि हमें पता है, हम शुरू में ही आपको बताएं, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी को हम डिनोट किए थे NP से। तो अगर एक कॉइल्स का फ्लक्स फाई है तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा NP इंटू फाई। जी हाँ, और इंड्यूस्ड EMF फैराडे ने जो बताया था वो होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे फाई की जगह हम NP इंटू फाई रख सकते हैं, माइनस डी बाई डी टी और ब्रैकेट में NP इंटू फाई। NP चूँकि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स कांस्टेंट वैल्यू है, इनको बाहर ले लेंगे तो EP इक्वल टू माइनस NP डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। सिमिलर यही प्रोसेस अगर हम सेकेंडरी में फॉलो करें तो फाई एस इक्वल टू एन एस इंटू फाई टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा, और यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू हो जाएगी ई एस इक्वल टू माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, जहाँ एन एस कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर हो जाएगा। अब EP और ES का जो भी इंड्यूस्ड EMF का मान आया है, इनको हम आपस में डिवाइड करें तो हमें एक फार्मूला मिलेगा EP बाई ES इक्वल टू NP बाई NS। जी हाँ, ये फार्मूला जो है इंड्यूस्ड EMF और नंबर ऑफ कॉइल्स के बीच के रिलेशंस को दर्शाता है, जिससे हमें दिखता है कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब कि नंबर ऑफ कॉइल्स जहाँ पे ज़्यादा होंगे, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। अब इसी पर डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। यदि EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल से, और नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा है सेकेंडरी का प्राइमरी से, तो हम बोलते हैं वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जबकि यदि EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल कम है EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल से, और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल कम है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से, तो हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जी हाँ, यहाँ तक कि जितनी भी बातें हुई, ये सारी बातें आपकी हुई EMF इंड्यूस्ड पे, यानी कि वोल्टेज पे। अब हम कुछ बातें करेंगे करंट की। चूँकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।